उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया कहाँ से आता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया मतलब किसी चीज़ का फ्लो होने से आता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फ्लो होता है वो कैसे, मान लो जैसे मान लो कोई आपके पास एक सरफेस, ये कोई आपके पास एक कोई रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। यहाँ पर से कोई मान लो आपके पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे इस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। जैसे मैं रेक्टेंगुलर लूप को ऐसे लगाऊंगा तो इस लूप से जो पानी फ्लो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पानी फ्लो होगा। उसके बाद इस लूप को मैं क्या कर रहा हूँ, टिल्ट करता जाऊँ। अगर इस लूप को मैं ऐसे रख देता हूँ तो आपकी इस लूप में से अगर पानी की डायरेक्शन ये है तो आपका जो लूप से पानी होकर जाएगा वो कितना पास होगा, 0 पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर इस लूप को आपस में ऐसे कर देता हूँ तो इसमें से क्या होगा, मैक्सिमम पानी फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होता है, तो आपको फ्लक्स का आइडिया समझने के पहले आपको एरिया वेक्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए। एरिया वेक्टर का मतलब ये होता है उस सरफेस के एरिया वेक्टर का मतलब उस सरफेस के क्या, उस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उस सरफेस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और वैसे मैं बोलूँ, आपके कई बुकों में लिखा होगा कि एरिया वेक्टर होता है, मैं बोलता हूँ एरिया वेक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर एरिया वेक्टर होता तो स्फेयर के वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है। अब बताओ स्फेयर के वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, स्फेयर की एरिया की डायरेक्शन। तो क्या होता है, एरिया वेक्टर नहीं होता है। एरिया का स्मॉल एलिमेंट ds वो क्या होता है, एक वेक्टर की तरह होता है। बच्चों देखो कैसे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे मान लो कोई वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपका जो ये एरिया है, वो आपका जो लूप है वो इसी के, उसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, उस इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी, उस एरिया के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये क्या है आपका एरिया वेक्टर, ये एरिया है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी आपकी कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने ये लूप है, जो लूप है वो ऐसे रखा मैंने, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और पानी भी फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, यानी पानी की वेलोसिटी v मान ली। तो मैक्सिमम पानी कितना, जो पानी का फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बोलो v वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका क्या होगा, पानी का फ्लक्स होगा, ठीक है। यानी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और v वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो आपका जो फ्लक्स होगा v वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स का आइडिया आता है वो किसी चीज़ के फ्लो होने से आता है। तो किसी फ्लक्स का आइडिया मतलब किसी चीज़ का फ्लो होना। वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, एक बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी किस टाइप से मान सकते हैं अपन, एक फ्लो के टाइप से मान सकते हैं। तो देखो तो फ्लक्स होता है जो क्या होता है, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई वेक्टर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो फेराडे ने ये बताया था, फेराडे का जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो होने से था। यानी अगर कोई चार्ज हमारे पास है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से कितनी पास हो रही है उस बारे में जो आइडिया देता है वो क्या, हमारा कौन सी क्वांटिटी देती थी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी क्वांटिटी उस बारे में क्या करती है, आइडिया देती है। तो बच्चों मैं आपसे ये बोल रहा था कि जो एरिया होता है, तो एरिया क्या होता है, एक वेक्टर नहीं होता है। एरिया का स्मॉल कंपोनेंट, जो स्मॉल एरिया एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। मैं ये बोल रहा था आपसे कि जो अगर स्फेयर है तो स्फेयर का अगर एरिया कैलकुलेट करते हो आप 4πr² आता है, अगर वो वेक्टर होता तो उसकी डायरेक्शन आप बता सकते हो क्या, इसमें नहीं बता सकते। तो बच्चों क्या होता है कि जो स्फेयर होता है या कोई भी सरफेस जिसका भी एरिया आप डिफाइन कर सकते हो, उसका स्मॉल एलिमेंट क्या होता है, आपका वेक्टर होता है। जैसे मान लो ये कोई, आपने कोई स्फेयर है, ठीक है, उस पर आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, वो एक प्लेन की तरफ बिहेव करेगा। जैसे मान लो आपकी अर्थ इतनी बड़ी है तो अर्थ के कंपैरिजन में अब हमारा जो अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर है, हम देख कितने पाते हैं, इसको सेंस कितना कर पाते हैं, 5-10 मीटर का। तो उसके कंपैरिजन में ये क्या है, बहुत छोटा है। तो अपन को कैसा नजर आता है, एक प्लेन की तरह नजर आता है। उसी प्रकार स्फेयर पे आप एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ds एलिमेंट लेंगे, तो उसकी डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, छोटा सा एलिमेंट हमेशा प्लेन की तरह बिहेव करेगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये लिखना इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो इसके बजाय मैं प्रीफर करूंगा लिखना कि फाई जो इक्वल होता है वो किसके होता है, सॉरी फाई जो इक्वल होता है इंटीग्रेशन, जो फाई इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्योंकि मैं ए वेक्टर के ऊपर
अगर एक ही ऊपर वेक्टर लगाता हूं तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि एरिया वेक्टर नहीं होता है, एरिया का छोटा एलिमेंट ds वेक्टर होता है। इस वजह से मैं फ्लक्स को किस प्रकार से लिखना चाहूंगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे आप बोलते हो प्लेन का, तो प्लेन में क्या होता है, ds सारी डायरेक्शन क्या होती है, ds वेक्टर के डायरेक्शन में अपवर्ड। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन का अपन क्या, ये तो फाइनाइट एरिया है इसका, तो इसका एरिया वेक्टर में कैसे डिफाइन करूंगा, इसके जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट बनाओगे आप, जैसे मान लो ये कोई प्लेन है, इसके जो छोटे छोटे एलिमेंट बनाएंगे आप, तो इसकी डायरेक्शन का हमेशा क्या आएगी, परपेंडिकुलर से बाहर की तरफ। तो हम कंबाइंड ये बोल देते हैं इस एरिया का, इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है। इस वजह से आप एक प्लेन सरफेस का एरिया डिफाइन कर पाते हैं। तो बच्चों फ्लक्स का आपको आइडिया इस प्रकार से है कि किसी चीज़ के फ्लो होने से, और वो चीज़ कितनी, उस जो आपने एरिया चूज किया है उससे वो चीज़ कितनी फ्लो हुई, मतलब वो क्वांटिटी, यानी वो जैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर कितना फ्लो हुआ उस एरिया से। अगर मान लो कोई हवा चल रही है, हवा कोई आपने एरिया ले लिया, मान लो रेक्टेंगुलर ले लिया, सर्कल टाइप का एरिया ले लिया, उसमें से कितनी एयर पास हो रही है उसका आइडिया क्या होता है, वही आइडिया क्या होता है, फ्लक्स का आइडिया होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आइडिया आता है वो कहाँ से आता है, फेराडे से। फेराडे ने ये बताया था कि जो चार्ज होता है उससे फील्ड लाइंस निकलती है, और वो जो चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है वो एक एरिया जो अपने सेलेक्ट किया, उस एरिया से कितनी जो फील्ड लाइंस पास हुई, उस नंबर को, उस चीज़ को बताने के लिए, उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए अपन क्या डिफाइन करते हैं, फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds होती है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, इसमें ऐसे कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, क्लोज सिलेंडर है, ठीक है। तो यहां पर तीन सरफेस दिख रही होंगी आपको, S1, एक कर्व सरफेस S2 एंड इधर वाली वापस प्लेन सरफेस S3। तो बच्चों S1 सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है वो ऐसे, बिल्कुल ऐसे सिलेंडर है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो यहां से जो फ्लक्स आएगा फाई, तो मैंने फाई एक प्लेन सरफेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ई डॉट एस लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर इसका वेक्टर ए वेक्टर, सॉरी इसका एरिया कितना है, ए है, तो इससे जो फ्लक्स फाई 1 आएगा S1 सरफेस से जो फाई आएगा वो क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ई वेक्टर की, और ए वेक्टर की डायरेक्शन बोलो कहां पर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उस तरफ, इस तरफ। तो दोनों में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। को आप जानते हो कि ई डॉट ए करेंगे तो ई ए कोस थीटा होता है, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इस वजह से फ्लक्स फाई 1 कितना आ जाएगा आपके पास, ई माइनस ई आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर अपन S2 सरफेस से कैलकुलेट करें तो S2 सरफेस से जो फ्लक्स फाई 2 आएगा वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, वही ई ए कोस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यह है, और आपके जो एस वेक्टर की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल है आपका वो कितना है, 0 डिग्री का एंगल है। तो 0 डिग्री का एंगल है तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास जो फ्लक्स फाई 2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। तीसरी बात करते हैं अपन, तीसरा है जो सरफेस है, सॉरी ये S2 सरफेस, आप इस सरफेस को, इस सरफेस को आप S2 मान लेना, और इसको सरफेस को क्या मान लेना, S3 मान लेना। S3 जो सरफेस है वो सिलेंडर की कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस की अगर बात करें तो उसका जो ds एलिमेंट का है उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ होगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्रकार से, इस प्रकार से। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर में जो एंगल आएगा वो कितना है बच्चों, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अपन अगर फ्लक्स S3 सरफेस से निकालें फाई 3 तो क्या आ जाएगा, ई ए कोस 90 आ जाएगा। तो कोस 90 कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो ई ए कोस 0 कितनी, कोस 0 आ जाएगा।
कोस 0 की वैल्यू कोस 90 आ जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो आपके पास फ्लक्स फाई 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आप ऐसे विजुलाइज भी कर सकते हैं, अगर कोई सरफेस परपेंडिकुलर है तो उससे, जैसे मान लो इसका सिलेंडर की क्या है, कर्व सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, क्या इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है या कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नहीं कर रहा है, तो उससे फ्लक्स कितना आ गया, फाई 3 आ गया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आ जाएगा, नेट फ्लक्स क्या, फाई नेट, वो क्या आएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो फाई 1 कितना आया था, माइनस ई आया था, फाई 2 प्लस ई आया था, और फाई 3 कितना आया था, 0 आया था। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, ये फ्लक्स के बारे में आइडिया था। फ्लक्स का आइडिया इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें गॉस लॉ पढ़ना है। तो गॉस लॉ में क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। गॉस लॉ का आइडिया आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे कि मान लो एक रूम है, इस रूम के अंदर एक क्लोज रूम है, ठीक है, उसके कहीं पर भी सेंटर पर आपका क्या लगा हुआ है, एक गन है या कोई आप बॉम्ब मान लो, जिसके अंदर से क्या निकलती है, बुलेट्स निकलती है। एक और दूसरा रूम है, उसके अंदर भी एक बम लगा हुआ है, उससे क्या निकलती है, बुलेट्स निकलती है। अब मान लो इस रूम के अंदर जो आपका क्या लगा हुआ है, बम लगा हुआ है, उससे आपके 1 सेकेंड के अंदर 100 बुलेट्स निकलती है। साइड वाला रूम है, उसमें से एक, उसका जो बम है उसमें से 1 सेकेंड में 200 बुलेट्स निकलती है। तो यहाँ पर इस रूम के से जो नेट फ्लक्स आ रहा है या नेट जो बुलेट्स निकल रही, कितनी निकल रही, 100, उससे कितनी निकल रही है, 200। तो इस प्रकार से हम ये बोलेंगे कि अगर कोई क्लोज सरफेस में अगर कोई कम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है तो उसका फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है तो उसका फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो गन है या बम है उससे कितनी बुलेट निकल रही है, 100। पास वाले रूम में से में जो बम रखा हुआ है उससे कितनी निकल रही है, 200। तो उससे उसका फ्लक्स क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। यानी बेसिकली जो आपका फ्लक्स है इस रूम से, जो फ्लक्स मतलब जो बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स बाहर निकल रही है, वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका सोर्स कितना पावरफुल है। तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई बम इस रूम से बाहर रखा हुआ है तो क्या इस रूम से जो फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अगर ये आपको बात समझ में आती है तो इसका मतलब आपको गॉस लॉ समझ में आता है। जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर कोई वैसी जो बात कर रहे हैं अपन, कोई गन रखी है, बम रखा है, उससे ये क्या निकल रही है, बुलेट्स निकल रही है 100, ठीक है। इससे क्या निकल रही है, 200 बुलेट्स पर सेकेंड निकल रही है, इससे 100 बुलेट पर सेकेंड निकल रही है, ठीक है। अब मान लो यहां पर कोई एक और बम रखा हुआ है, ठीक है, क्या इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या अंदर वाले जो अंदर बम रखा है उसी पे डिपेंड करेगा, या कोई बाहर अपन ने कोई बम रख दिया उस पर भी डिपेंड करेगा। देखते हैं कैसे। अगर इस पास वाले बम से 50 बुलेट्स पर सेकंड निकल रही है, तो मान लो इसमें से 50 में से फॉर एग्जांपल आपके 20 इस रूम में एंटर कर गई, तो 20 इस रूम में एंटर कर गई, तो 20 रूम के अंदर एंटर करके, ऐसा तो नहीं 20 रूम के अंदर ही रह जाएगी, वो 20 क्या निकलेगी, अंदर एंटर करी तो बाहर भी निकल जाएगी। तो यानी 20 एंटर करी, 20 ही बाहर निकल गई। तो नेट जो बाहर वाले जो बम था उसका जो नेट फ्लक्स आया इस वाले रूम से, वो कितना आया, क्लोज सरफेस से 0 आया, क्योंकि 20 एंटर करी, 20 ही बाहर निकल गई। लेकिन नेट किसका आएगा, जो अंदर है, अंदर से कितनी है, 100 निकली, तो वो सरफेस से कितनी निकलेगी, 100 ही निकलेगी। क्या वो 100 वापस तो नहीं आएगी। यानी अगर हमें किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो हमें केवल किससे मतलब होता है, अंदर क्या रखा है, अंदर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बाहर वाले मैग्नीट्यूड से, बाहर वाले बम से, यानी बाहर वाले चार्ज से कोई इफेक्ट, कोई हमें मतलब नहीं। हमें तो मतलब किससे है, जो सरफेस के अंदर रखा हुआ है। तो यही बच्चों आपको क्या है, गाउस लॉ है। गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है, तो मैंने फ्लक्स की क्या बताया कि जो फ्लक्स किस बात पे डिपेंड करता है कि अंदर का सोर्स कितना पावरफुल है। तो अंदर का सोर्स अगर पावरफुल है, मानिए यहाँ अगर
चार्ज के बारे में जाएं तो चार्ज कितना पावरफुल है, चार्ज की पावर कौन बताता है, उसका मैग्नीट्यूड, यानी फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, क्यू पर, और मीडियम की परमिटिविटी पर। तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। और हम पढ़ के आए थे जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहां से फ्लक्स कितना आया हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपका गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या हो गया, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि गॉस लॉ लगेगा कहां पर, क्लोज सरफेस पर, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, आपका गॉस लॉ है, ये फंडामेंटल लॉ है, ठीक है, बहुत फंडामेंटल लॉ है, क्योंकि मैक्सवेल, जो आपकी मैक्सवेल थ्योरम, मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ोगे वहाँ पर जो मैक्सवेल इक्वेशन का फर्स्ट जो मैक्सवेल इक्वेशन है वह यही है, फाइव ई डॉट डी एस गॉस थ्योरम ही क्या है आपका। तो बच्चों एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो फिजिक्स के लॉ होते हैं वो इतने ट्रूथ होते हैं कि जो केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन की तरह नहीं होते कि भाई इसका ये इसका अपवाद है, ये इसमें नहीं लगेगी, वो उसमें नहीं लगेगा। यहाँ पर जो फिजिक्स के लॉ बिल्कुल 100%, आप कितनी भी 100% एक्यूरेसी के साथ क्या लगते हैं, फिजिक्स के लॉ लगते हैं, ये उतने ही ट्रूथ होते हैं जितना कि, जैसे मतलब कि एग्जांपल दें कि जैसे सबको मरना है, उसी प्रकार से ये लॉ भी क्या है आपकी, उतने ही ट्रूथ है कि जैसे क्या है, सबको मरना है, उसी प्रकार से ये लॉ भी उतने ही सत्य हैं। तो यानी लॉ का, अगर आपका, और एक बात और, लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता है, लॉ जिस व्यक्ति ने बनाए हैं उसकी, तो लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता है, लॉ को आप डेराइव भी नहीं कर सकते। लॉ एक क्या है, एक बेसिकली जो आपको नेचर को समझाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसी प्रकार से आपका जो क्या है, फ्लक्स, जो गॉस थ्योरम है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है आपका गॉस थ्योरम है। इसके आप अपन एक दो एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो अगर अपन को इलेक्ट्रिक, अगर एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देखते हैं, फर्स्ट अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक है, हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, यानी कोई एक रोड है, उस पर लेमडा, उसकी लेमडा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। लेमडा चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ वो क्या है, लेमडा है। तो इससे अपन को आर डिस्टेंस पर क्या निकालना है, आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी है, उस पर अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों गॉस थ्योरम का यूज करना है। गॉस थ्योरम बेसिकली एप्लीकेशन में कुछ नहीं है, गॉस थ्योरम जैसा जैसा बोलती जाए आपको वैसा वैसा करना है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सबसे पहले गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले यहां पर एक क्या बना हुआ है, क्लोज सरफेस बना हुआ है, मतलब क्लोज इंटीग्रल बना हुआ है। तो क्लोज इंटीग्रल का मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोज सरफेस को क्या करना है, चूज करना है। तो बच्चों यहां पर क्लोज सरफेस में क्या चूज करता हूं, एक सिलेंडर चूज करता हूं, क्या करता हूं, एक सिलेंडर क्या करता हूं मैं, चूज करता हूं। एक क्या करता हूं मैं, एक सिलेंडर चूज करता हूं, ठीक है। ये आर डिस्टेंस पर मुझे क्या निकालना था, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो मैंने यहाँ पर एक क्या कर लिया, क्लोज सरफेस बनाने दी, क्योंकि क्लोज सरफेस, ये गॉस लॉ तभी लगता है जब आप क्या बनाओ, एक क्लोज गॉसियन सरफेस बनाओ। तो मैंने क्लोज गॉसियन सरफेस क्या बना दी, एक सिलेंडर बना दी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया कि आपने सिलेंडर ही क्यों बनाया, आपने स्फेयर क्यों नहीं बना दिया। क्योंकि बेसिकली हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, हाँ स्फेयर बनाओगे तब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, लेकिन आपके पास वो क्या होना चाहिए, आप में इतना दम होना चाहिए कि आप इस इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने कोई क्या बना ली, स्फेयर बना लिया, तो स्फेयर अगर जैसे इधर देखें, कोई स्फेयर बना लिया तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा और इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा, एरिया फैक्टर इसका इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा। यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर में क्या होगा, एंगल वेरी करेगा। अब अगर आप उस एंगल का वेरिएशन का अगर इंटीग्रल सोल्व कर पाते हैं तो हाँ मैं बोलता हूँ आप क्या लगा सकते हैं, आप क्लोज सरफेस में आप क्या बना सकते हैं, आप एक स्फेयर भी बना सकते हैं, ठीक है।
तो हम स्फेयर नहीं बनाते हैं, हम तो क्या बनाते हैं, सिलेंडर ही बनाते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर क्यों बनाया, क्योंकि बेसिकली मुझे यहाँ पर यहाँ एंगल निकालना यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, इस वजह से मैंने क्या बनाया, सिलेंडर। तो सिलेंडर पे जो ds एरिया है उसकी डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, E और ds में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री का। एक सरफेस ये है S1 सरफेस, S2 सरफेस ये है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसका ds वेक्टर ऐसे। यानी अगर आपके पास S1 सरफेस, S2 सरफेस, S3 सरफेस है, S2 सरफेस और S3 सरफेस में क्या है, E और ds के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि फ्लक्स होता है EDS कोस थीटा, कोस 90 हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फ्लक्स S1 से, यानी अपन ये सब बोल सकते हैं कि जो इस इंटीग्रेशन को अपन ब्रेक करें S1 में, S2 में और S3 में, तो S1, S2 और S3 का जो फ्लक्स है, क्योंकि E और ds में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री पर होने पर जो ये इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो S2 और S3 तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो आपके बच जाएगा क्या, E ds cos 0 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E तो बाहर निकल जाएगा r डिस्टेंस पर, और ये ds, ठीक है, लेमडा L लाइन, और ये P पॉइंट था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, ये r डिस्टेंस थी। ठीक है, तो Q एनक्लोज, अगर इसकी जो चार्ज डेंसिटी को क्या बताई थी मैंने, लेमडा है, अगर इसकी सिलेंडर की लेंथ L है, तो जो आपके पास जो लेमडा था वो क्या था, Q बाई L, तो आपके पास Q एनक्लोज कितना हो जाएगा, लेमडा L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Q एनक्लोज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लेमडा L आ जाएगी और एप्सिलॉन नॉट। तो E ds जो होता है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई r L आ जाएगी, और ये लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L तो कैंसिल, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r L। तो अगर इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 नीचे 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या हो जाता है, तो 2 k लेमडा अपॉन r आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू r डिस्टेंस पर आ गई। किसके लिए, एक लाइन चार्ज की वजह से। लाइन चार्ज अगर पॉजिटिव लाइन चार्ज उसका लेमडा चार्ज डेंसिटी है, तो लेमडा चार्ज डेंसिटी से आपको क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 k लेमडा अपॉन r आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,